नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई प्रयास द लर्निंग ऐप पर। जो अपना सेशन चल रहा था उसमें आज अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आज अपन उसका कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सम्मिश्र संख्या। अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या के बारे में अपन जानते हैं। सम्मिश्र संख्या क्या चीज होती है? देखिए, सम्मिश्र नाम से पता चल रहा है, सम्मिश्र यानी दो संख्याओं का मिलन, मिश्रण, है ना, कंपोजिशन, दो नंबर्स का। अब वो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे उनके बारे में अपन जानकारी करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है उसके बारे में आज अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में अपन पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो इसकी मेनली जो बात आती है वो ये है कि सम्मिश्र संख्याएं हैं वो वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं का संयोजन होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स का ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। एक तो होगा आपके पास रियल नंबर, ठीक है, एक होता है आपके पास इमेजिनरी नंबर। अब बात आती है कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। दुनिया में जितने भी संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं? रियल नंबर हैं, ठीक है। बात आती है इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इन दोनों को अगर अपन मिला दें तो क्या बन जाती है? सम्मिश्र संख्याएं बन जाती है। तो यहाँ पर आज अपन पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं की डेफिनेशन। तो देखिए, नॉर्मली सम्मिश्र संख्याओं को अपन डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं अपन? जेड से। तो वाइट ले लेते हैं इसको, थोड़ा दिखने में अगर दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं सम्मिश्र संख्याओं को किससे? जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जेड इक्वल टू लिया जाता है ए प्लस आयोटा बी। अब यहाँ पर अपन डिस्कशन करेंगे पूरा कि यहाँ पे आयोटा क्या है, ए क्या है, बी क्या है। देखिए, ये जो ए है और बी है ये दोनों क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होता है। अब बात आती है कि सर आयोटा क्या चीज़ होती है? इसे बोलते हैं आयोटा। आयोटा क्या होता है? रूट -1, यानी किसी भी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट अगर किया जाए तो वो क्या बन जाती है? इमेजिनरी नंबर। यानी ऐसा पॉसिबल है नहीं, किसी भी नेगेटिव संख्या का अगर अपन स्क्वायर रूट करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए तो कोई तरीका है नहीं, लेकिन एक गणितज्ञ था, मैथमेटिशियन था, आइलर। आइलर ने इसकी खोज की थी और आइलर ने क्या कहा था कि ये जो नेगेटिव संख्या है इसका स्क्वायर रूट है वो आयोटा के बराबर होता है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि आयोटा इक्वल टू क्या होता है? रूट -1। और ये जिसके साथ लग जाता है उसको ये क्या कर देता है? इमेजिनरी बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन आयोटा जब बी के साथ लग गया तो ये इसको क्या बना देता है? काल्पनिक बना देता है, इमेजिनरी बन जाता है, ठीक है। अब इसमें इमेजिनरी क्या है, रियल क्या है, वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का जो संयोजन है, यहाँ प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी कोई भी साइन के साथ आ सकते हैं, लेकिन आयोटा लगते ही ये क्या बन जाती है? नेगेटिव संख्या बन जाती है। अब बात आती है कि आयोटा की पूर्णांक घातें यानी इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा क्या होता है। तो इसके बारे में आप समझिए कि अगर अपन आयोटा की वैल्यू रूट -1 लेते हैं, अगर आयोटा का स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा? -1। आयोटा की पावर 3 कर दें तो ये बन जाता माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 कर दें तो ये बन जाता है +1। आपके जो पहला क्वेश्चन बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आयोटा से रिलेटेड ही बनता है, आयोटा की पावर से रिलेटेड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब समझ लीजिए कि आपसे पूछ लिया कि आयोटा की पावर 29 क्या होता है, तो बस आप एक ही बात का ध्यान रखिए कि 4 का मल्टीपल देखिए, या आयोटा की जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितनी बार डिवाइड हुआ ये? 28, 7 टाइम +1। तो आप इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 28 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 28 को लिख देंगे अपन आयोटा की पावर 4 की पावर 7 इंटू आयोटा। अब चूंकि ये 1 होता है तो ये पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी और क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। इस तरह से अपन किसी भी पावर को निकाल सकते हैं। अब आपको कि सर नेगेटिव आ जाए, तो जैसे आयोटा की पावर -33 है तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर ऐसा आ जाता है तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन आयोटा की पावर 33।
अब आपको कुछ नहीं करना, 33 का जो निकटतम क्लोजेस्ट नियरेस्ट जो 4 का मल्टीपल है वो निकाल लीजिए। अब 4 का मल्टीपल 32 भी है और 36 भी है, आप मर्जी है वो काम में ले सकते हैं। तो अपन यहाँ पे 32 अगर लेते हैं तो ये बनता है आईटा पावर 32 इंटू आईटा, तो ये तो 1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन आईटा। और 1 अपॉन आईटा को अगर अपन ऊपर नीचे आईटा से मल्टीप्लाई करें तो आईटा अपॉन -1 यानी वैल्यू क्या आ जाती है माइनस आईटा। आप चाहो तो 1 अपॉन आईटा की पावर 33 है, इसको 4 का मल्टीपल पूरा का पूरा बनाने के लिए आप आईटा क्यूब से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आईटा क्यूब बनाते ही नीचे तो आईटा की पावर 36 आ जाएगा, नीचे आईटा क्यूब आ गया, तो ये 1 बन गया कि नहीं बन गया? अरे 4 का मल्टीपल 1 ही होगा, तो क्या बन जाएगा आईटा क्यूब, और आईटा क्यूब की वैल्यू अपन जानते हैं क्या होता है माइनस आईटा होता है। तो इस तरीके से आप आईटा की कोई भी पावर आसानी से निकाल सकते हैं। आपको केवल एक ही बात ध्यान रखना है कि आईटा की पावर अगर r दे रखी है तो आप उसको 4p + q के रूप में लिख दीजिए, यानी r को 4 से डिवाइड कीजिए और जो शेषफल बचता है वो आप इसके पावर में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। अब आता है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉर्मली अपन z इक्वल टू क्या लेते हैं a + आईटा b लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर a क्या है वास्तविक संख्या, b क्या है वास्तविक संख्या, लेकिन आईटा b क्या है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, a है वो क्या है, देखो पार्ट्स और नंबर्स में डिफरेंस पता करना आप। एक तो होता है रियल नंबर, क्या क्या है यहाँ पर a और b दोनों है। इमेजिनरी नंबर यहाँ पर क्या क्या है आयोटा b। ठीक है, आयोटा साथ में लग गया तो आयोटा b क्या बन गया यहाँ पे इमेज नंबर, लेकिन b खुद अपने आप में क्या है एक रियल नंबर। अब इसी का एक दूसरा आता है रियल पार्ट ऑफ z, जिसे नॉर्मली ऐसे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे पढ़ते हैं इसको, और रियल पार्ट ऑफ z होता है a ये वाला, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसे लिखते हैं ऐसे, कई जगह आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है और ये होता है b। ठीक है, बात समझ में आ गई? b क्या है रियल नंबर और साथ साथ में क्या है इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या है आयोटा b और इमेजिनरी पार्ट क्या है केवल b। तो ये फर्क थोड़ा समझना, ये समझने लायक चीज़ है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मेरे ख्याल से अब आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी समझ लीजिए कि आपको z1 इक्वल टू दे रखा है a + आईटा b और z2 इक्वल टू दे रखा है c + आईटा d। ठीक है, अब आपको अगर जोड़ करनी है z1 + z2 करना है, ठीक है, तो a + आईटा b और c + आईटा d को जोड़ोगे तो वास्तविक पार्ट है रियल पार्ट है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो वास्तविक पार्ट क्या था रियल पार्ट क्या था a और c, तो वो जुड़ जाएगा a + c और आईटा b + d। इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, और आईटा है वो कॉमन आ जाएगा। अगर माइनस करना हो तो a में से c माइनस होगा, रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में से माइनस होगा, और इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में से माइनस होगा। तो आईटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा b - d आ जाएगा। अब अगर अपन मल्टीप्लाई करें z1 और z2 को, तो नॉर्मली जैसे एलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे मल्टीप्लाई होगा। a + आईटा b और c + आईटा d को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो a को c से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया ac, आईटा b को आईटा d से मल्टीप्लाई करोगे तो आईटा स्क्वायर bd, तो आईटा स्क्वायर क्या बन जाएगा -bd। ठीक है, फिर a है वो आईटा d से मल्टीप्लाई होगा तो आईटा कॉमन आएगा, तो अंदर आ जाएगा आईटा कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया ad और प्लस क्या आ जाएगा bc। इस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है कि अगर आपको डिवाइड करना हो, आपको क्या करना हो डिवाइड करना हो, तो a + आईटा b और c + आईटा d को आप डिवाइड करोगे तो आप इसके कॉन्जुगेट से यानी c - आईटा d से c - आईटा d से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे देखो a + b a - b जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या था a² - b², माइनस आईटा स्क्वायर क्या करेगा उस माइनस को क्या कर देगा प्लस का कर देगा।
और ऊपर जैसे नॉर्मली अपन ने मल्टीप्लाई किया वैसे ही आपको मल्टीप्लाई कर देना है और आपको डिवाइडेशन प्राप्त हो जाएगा। एक ही बात दिमाग में रखिए आप कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अपॉन के नीचे कभी भी वैल्यू है वो आइटा में नहीं आएगी। अगर आइटा में आ रही है तो आप उसका परिमेयकरण कर दें, रेशनलाइजेशन कर दें, तो आपका काम अपने आप ही हो जाएगा, आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो ये था एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याओं को आपस में जोड़ भाग की गुणा भाग कैसे करते हैं वो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता। यानी कोई दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2, समझ लीजिए कि Z1 है x1 प्लस आइटा y1 और Z2 है x2 प्लस आइटा y2, ये दोनों इक्वल कब कहलाएंगे? कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब कहलाती है? जब उनका रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो। तो Z1 इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1 था और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आइटा y2 था। तो ये Z1 और Z2 आपस में बराबर कब होंगे? जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो देखेंगे अपन की जो इसका रियल पार्ट था x1 वो दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x2 के इक्वल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी, पहले वाले Z1 का इमेजनरी पार्ट है वो Z2 के इमेजनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए, यानी y1 है वो y2 के इक्वल होना चाहिए। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1 एंड Z2 x2 प्लस आइटा y2 आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली देयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स आर सेपरेटली इक्वल, यानी अलग अलग वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। लेकिन भाई लोगों, मेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात ये है, और ये बच्चे कई बच्चे इसमें गच्चा खा जाते हैं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन करने का मतलब ये हो गया, जैसे मैं ये कहूँ कि 6 प्लस आइटा 8 आइटा और 3 प्लस 4 आइटा, इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या इक्वल है, ये अपने को चेक करना है। तो ये चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन छोटा है और कौन सा बड़ा, तो तुलना नहीं की जा सकती। सम्मिश्र संख्या का ये गुणधर्म नहीं रखती है क्या कि a प्लस आइटा b और c प्लस आइटा d में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि b क्या है? इमेजनरी नंबर ऐसा नंबर है जो है ही नहीं दुनिया में। अब मुझे बताइए कि किसी संख्या में अपन ऐसी संख्या ऐड कर रहे हैं जो है ही नहीं, तो अपने को क्या पता कि वो बढ़ेगी या घटेगी? जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में अपन कैसे आइडिया लगा सकते हैं? तो इसका मतलब यह है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का दो सम्मिश्र संख्याओं की कंपैरिजन यानी तुलना नहीं की जा सकती, यानी उनके लेस देन ग्रेटर देन का साइन अपन नहीं लगा सकते। हाँ, एक जगह जरूरत हो सकता है ऐसा, वो कब? जब उसमें इमेजिनरी नंबर हो ही नहीं। अगर यहाँ पे b और d नहीं होता, यानी b और d की वैल्यू अगर 0 होती, तो अपन लेस देन ग्रेटर देन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पास केवल रियल पार्ट ही बचता, और रियल पार्ट की आपस में तुलना की जा सकती है, क्योंकि वो वास्तव में है। तो जो वास्तव में है उनकी तुलना की जा सकती है, लेकिन जो इमेजनरी यानी काल्पनिक है उनकी अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इस एक्सरसाइज का। आगे बढ़ते हैं, कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी। समझ लीजिए कि z इक्वस टू आपको दे रखा है a प्लस आइटा b, तो इसका जो संयुग्मी होगा जिसको अपन z बार से डिनोट करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, जो इमेजनरी पार्ट है उसका जो साइन है वो आपको चेंज करना है, यानी a माइनस आइटा b हो जाएगा। तो z अगर a प्लस आइटा b है तो z बार यानी इसका कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z बार है वो क्या हो जाएगा, a माइनस आइटा b हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखने की है। करना क्या है, इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है। अब कई बार देखिए प्रश्न आ जाता है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं कि z इक्वल टू 3 है तो z बार इक्वल टू क्या होगा, तो कई बच्चे क्या करते हैं, -3 कर देते हैं। भाई लोगों, वो -3 नहीं होगा, वो क्या होगा, 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमेजनरी पार्ट है ही नहीं। तो जब इमेजनरी पार्ट है ही नहीं तो आप उसका साइन चेंज कैसे करोगे? वास्तविक भाग का साइन तो चेंज आपको करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक और बात ध्यान रखना कि जैसे z इक्वल टू a प्लस आइटा b है तो z बार क्या होगा, a माइनस आइटा b, लेकिन माइनस z है वो क्या होगा, -a माइनस आइटा b। माइनस z में क्या करते हैं, आप पूरी सम्मिश्र संख्या को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, -z और z बार ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं।
ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं और वो गड़बड़ कर देते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जेड बार में आपको इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है, जबकि माइनस जेड में आपको पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन को चेंज कर देना है, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, भले वो रियल पार्ट हो भले वो इमेजिनरी पार्ट हो। अब आते हैं प्रॉपर्टीज, किसी संयुग्मी के कॉन्जुगेट के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है आपके, पहली प्रॉपर्टी आपके क्या कहती है कि अगर किसी समिश्र संख्या के संयुग्मी का संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर अपन कर देते हैं तो वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है, जेड के बार का बार करें तो जेड ही आपको प्राप्त होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि Z1 प्लस Z2 का होल बार है वो Z1 का बार और Z2 बार दोनों के योग के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, Z1 माइनस Z2 का बार है वो Z1 बार माइनस Z2 बार के बराबर होता है। चौथा है Z1 डॉट Z2 का होल बार है वो Z1 बार और Z2 बार के अलग अलग कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। और सेम यही रूल यहाँ पर अपॉन में लगता है कि Z1 अपॉन Z2 का होल बार है वो Z1 बार अपॉन Z2 बार, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि नीचे वाला जो अपॉन के नीचे जो Z2 है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक छठी प्रॉपर्टी है कि Z की पावर n की होल बार करो या बार करके होल पावर n करो, एक ही मतलब है। सातवां पॉइंट है कि अगर किसी समिश्र संख्या को और उसके संयुग्मी को अगर आप जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 रियल पार्ट ऑफ Z या 2 रियल पार्ट ऑफ Z बार, क्योंकि Z बार भी अगर आप कर दोगे तो आपको निकालना तो रियल पार्ट है, निशान तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि निशान तो इमेजिनरी पार्ट का चेंज होता है। यानी ये एक पूर्णतः फुल्ली रियल वैल्यू आपको प्राप्त होगी। कब, जब आप Z प्लस Z बार करोगे तब। ऐसे ही Z माइनस Z बार अगर अपन करेंगे तो आपको 2 आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z प्राप्त होगा, यानी 2 आइटा B प्राप्त होगा अगर Z माइनस Z बार करते हो। क्यों, क्योंकि Z A प्लस आइटा B है और Z बार क्या है, A माइनस आइटा B। तो A प्लस आइटा B में से A माइनस आइटा B माइनस करोगे तो A और A तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 आइटा B। तो 2 आइटा और B को क्या लिखेंगे अपन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, यानी ये पूर्णतः काल्पनिक संख्या आपको प्राप्त होगी, ये ध्यान रखना। एक ये 9वां जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी समिश्र संख्या को और उसके संयुग्मी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मापांक का स्क्वायर प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, ये ध्यान रखना। तो ये था समिश्र संख्याओं का संयुग्मी। अब आता है प्रतिलोम। देखो जैसे अपन ने योज्य प्रतिलोम पढ़ा, आप जानते हो क्या, एक तो होता है समिश्र संख्या, इसका होता है योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। इसे बोलते हैं माइनस Z। ठीक है। एक होता है गुणन प्रतिलोम, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसे बोलते हैं Z इनवर्स या 1/Z। ठीक है। तो 1/Z कैसे निकालते हैं, तो Z इनवर्स इक्वल टू 1/Z दे रखा, तो आप क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जैसे मैंने अभी संक्रियाएं पढ़ाई थी तब कहा था कि बट्टे के नीचे अगर समिश्र संख्या आ जाए तो आपको ऊपर नीचे Z बार से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऊपर तो Z बार आ जाएगा। और अभी मैंने नवी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि Z इंटू Z बार क्या होता है, Z के मापांक का स्क्वायर होता है। तो देखो एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि जैसे Z इक्वल टू A प्लस आइटा B दे रखा है, तो Z इनवर्स क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ऊपर तो लिखना Z बार, तो A प्लस आइटा B का क्या हो जाएगा, A माइनस आइटा B। और इसका मापांक क्या होता है, जो अभी अपन पढ़ेंगे, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, ये। तो Z इनवर्स निकालना कितना आसान हो गया। तो इनवर्स इनवर्स जो निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो बहुत ही आसान है, आप इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मापांक की। मापांक क्या होता है, जैसे Z इक्वल टू आपको दे रखा है A प्लस आइटा B, तो इसका जो मापांक है वो होता है रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक बात और समझाना चाहूँगा आपको मैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपने आप में पॉइंट के रूप में है, ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के रूप में आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। तो समझ लीजिए कि ये एक्स एक्स है, ठीक है, ये वाई एक्स है, ठीक है, ये O है मूल बिंदु, और ये कोई पॉइंट है P जो कि ये बता रहा है, जो कि एक समिश्र संख्या को डिनोट करता है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं A, B।
तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, ए हुई, ये कितनी हुई, बी हुई, तो ओपी कितना होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मापांक अभी वेक्टर अपन ने पढ़ा है, मापांक क्या होता था, लेंथ ही तो होती थी, तो यहाँ पर ये जो मापांक है ये क्या है, ओपी है। ओपी कितना हुआ, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से आपको जेड का मापांक प्राप्त हुआ है। क्लियर। तो आपको याद रखना है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ये याद रखना। इसमें आइटा शामिल नहीं होगा, ये याद रखना। इमेजनरी पार्ट बोला मैंने, इमेजनरी नंबर नहीं। इमेजनरी पार्ट होता है बी और इमेजनरी नंबर होता है आइटा बी। तो याद रखना ये इमेजनरी पार्ट है जो कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका मापांक। अब बात करते हैं इसके गुणधर्मों की, प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि कोई भी सम्मिश्र संख्या का मापांक वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी ये हुई, ये पढ़ लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी में क्या है, माइनस जेड का मापांक और प्लस जेड के मापांक के बीच में क्या आता है, रियल पार्ट ऑफ जेड आता है और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड आता है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालो, उसके संयुग्मी का मापांक निकालो, आइटा जेड का मापांक निकालो, आइटा जेड का बार का मापांक निकालो, माइनस आइटा जेड का मापांक निकालो, माइनस आइटा जेड का मापांक निकालो, सबका मान आपस में इक्वल आएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई लोगों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप भले जेड लो, भले आइटा जेड लो, भले आइटा जेड बार लो या जेड बार लो, माइनस आइटा जेड लो, माइनस आइटा जेड बार लो, आपको स्क्वायर किसका करना है, और स्क्वायर करेगा तो भले ही निशान चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इनको प्लस ही करेगा। आइटा आपको कहीं काम में लेना नहीं, क्योंकि अपने को वर्ग किसका करना है, स्क्वायर किसका करना है, इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट का, और पार्ट में आइटा शामिल नहीं होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इन सब की वैल्यूज क्या आएगी, इक्वल आएगी। तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट मैं अभी बता चुका हूँ, जेड इंटू जेड बार, यानी किसी सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मापांक का स्क्वायर प्राप्त होता है, भले वो मापांक जेड का हो भले जेड बार का हो, वर्ग इनका आपस में इक्वल आएगा। या याद रखना जैसे संयुग्मी में कॉन्जुगेट में Z1 प्लस Z2 का होल संयुग्मी कॉन्जुगेट है वो उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के प्लस के और माइनस के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्या उनके मल्टीप्लाई का जो मापांक है वो उनके अलग अलग मापांकों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। और ये कोई जरूरी नहीं कि कोई दो ही सम्मिश्र संख्या हो, n सम्मिश्र संख्याएं हो और उनका अगर आपस में मल्टीप्लाई है तो आप उनके अलग अलग मापांकों का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। ऐसे छठा है, किसी सम्मिश्र संख्याओं के डिवाइडेशन का, यानी Z1 अपॉन Z2 का संयुग्मी है वो Z1 के संयुग्मी अपॉन Z2 के संयुग्मी के बराबर होता है। इसके बाद में वही प्रॉपर्टी, जेड की पावर n का संयुग्मी करो या संयुग्मी की पावर n करो, बात एक ही है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, Z1 प्लस माइनस Z2 का होल स्क्वायर अगर अपने को करना हो तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9वां याद रखना, आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि यदि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर हो, यानी ये चीज़ हो ही नहीं, तो क्या होगा, तब क्या होगा, Z1 अपॉन Z2 है फुल्ली विशुद्ध क्या होगी, काल्पनिक यानी इमेजनरी नंबर होगा, या अपन कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 है वो 0 होगा। इसी तरह से 10वां है Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, ये सवाल डायरेक्ट पूछा जा चुका है, 9वां और 10वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर है वो 2Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है कोणांक। देखिए कोणांक आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जैसे Z इक्वस टू आपको दे रखा है, Z इक्वस टू आपको दे रखा है A प्लस आइटा B, ठीक है, आपको निकालना है थीटा, या लिखें आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, तो ये होता है tan इनवर्स B अपॉन A। कैसे हुआ, वही अभी अपन ने बात की थी, ये x एक्स हो, ये y एक्स हो, ये O हो और ये आपके P हो, ठीक है, यहाँ लंब डाला, ये A हुआ, ये B हुआ, ये थीटा हुआ, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया लंब डाला तब, तो जानते हैं अपन टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है B और आधार कितना है A, उस हिसाब से टेन थीटा इक्वल टू क्या आया, B अपॉन A आया, यानी ये कोणांक हुआ। क्लियर, तो इस तरीके से अपन किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बच्चे गड़बड़ करते हैं, कोणांकों में सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है, उत्तर निकालने में सबसे ज़्यादा समस्या आती है, तो उस समय आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉपर्टीज निकालनी है
तो ए की बात का ध्यान रखो, जेड इक्वल टू आपको ए प्लस आइटा बी दे सकता है, जेड इक्वल टू ए माइनस आइटा बी दे सकता है, जेड इक्वल टू माइनस ए प्लस आइटा बी दे सकता है, और जेड इक्वल टू माइनस ए माइनस आइटा बी। 4 तरह के सवाल आएंगे आपके, और कुछ नहीं आएगा। आपको क्या करना भाई लोगों, मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। भले ही निशान कुछ भी हो, प्लस प्लस हो, प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो, माइनस माइनस हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये मान के चलिए ए और बी है, ठीक है। निशानों को भूल जाइए, दोनों को पॉजिटिव ही रखना है, और आप थीटा है वो टेन इनवर्स बी अपॉन ए वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए। पहला फॉर्मूला, पहली स्टेप आपके समझ में आ गई। अब आप क्या कीजिए, क्वाड्रेंट बनाइए। क्वाड्रेंट बना दिया। अगर दोनों निशान प्लस प्लस के हैं तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा आया वही उसका आंसर होगा। अगर माइनस प्लस हो तो आपको क्या करना है, पाई माइनस थीटा करना है। अगर माइनस माइनस हो, यानी ए बी माइनस का और बी बी माइनस का हो, तब आपको क्या करना है, माइनस पाई प्लस थीटा करना है। और अगर प्लस माइनस हो तो आपको माइनस थीटा करना है। ये याद रखिए, थीटा निकालना है सबसे पहले, उसमें आपको ए और बी को दोनों को पॉजिटिव रखना। भले ही क्वेश्चन में प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी दे रखा हो, आपको उससे मतलब नहीं है। ए और बी दोनों को पॉजिटिव रखकर थीटा निकाल लीजिए। फिर आप देखिए कि निशान किस टाइप का, कौन से क्वाड्रेंट में आप खड़े हो। अगर दोनों प्लस प्लस में हैं तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने जो थीटा निकाला वही उसका आंसर है। अगर माइनस प्लस है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप, यानी माइनस ए प्लस आइटा बी है, तो आप समझ लीजिए कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में, उस समय आप पाई में से वो जो थीटा आपने निकाला वो माइनस कर दीजिए। अगर आपके दोनों निशान यानी माइनस ए माइनस आइटा बी टाइप का क्वेश्चन है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में, उस समय आपको माइनस पाई में थीटा जोड़ देना है, ठीक है। और अगर आप ए प्लस का है और बी माइनस का, मतलब चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में आपको क्या करना है, थीटा को नेगेटिव कर देना, आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी कोणांक निकालने में, आर्ग्यूमेंट निकालने में, ठीक है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर शुद्ध धनात्मक वास्तविक संख्या, कई बार क्वेश्चन बहुत आसान आ जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज आते हैं। आपसे कहते 5 का कोणांक निकालिए, केवल 5 का, 6 का निकालिए, 3 का निकालिए, 1 का निकालिए, 2 का निकालिए, तो उस समय आपको क्या करना है, 0 आंसर लिख देना है। क्यों? क्योंकि शुद्ध धनात्मक वास्तविक संख्या यानी पॉजिटिव रियल नंबर, यानी इमेज नंबर हो ही नहीं, केवल वही नंबर हो, तो आपको हमेशा कोणांक आर्ग्यूमेंट क्या कर देना है, 0। पॉजिटिव रियल नंबर। अगर नेगेटिव रियल नंबर यानी आपसे कहते हैं -1 का निकालो, -1/2 का निकालो, -3 का निकालो, -3/4 का निकालो, तो उस समय आपको आंसर क्या लिख देना है, पाई लिख देना है, ठीक है। अगर आपसे कहते हैं शुद्ध धनात्मक काल्पनिक संख्या का, शुद्ध धनात्मक यानी 2 आइटा, 3 आइटा, 4 आइटा, आइटा/2, आइटा/3, इसका कोणांक निकालो, तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, पाई/2 लिख देना है। और अगर आपसे कहते हैं शुद्ध ऋणात्मक वास्तविक काल्पनिक संख्या यानी -आइटा, -2 आइटा, -3 आइटा, -आइटा/3, -4 आइटा/5, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे दे और आपसे पूछे तो आपको आंसर क्या लिखना है, 3π/2 या -π/2। ये याद रखने वाली बात है, अमूमन यही पूछा जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको कि 0 का कोणांक क्या होता है। तो 0 का कोणांक यानी आर्गुमेंट ऑफ 0 संभव नहीं है। कई बच्चे 0 ही आंसर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूँ, ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो 0/0 बनेगा, और 0/0 एक इंडेफिनेट फॉर्म है और उसका कोणांक नहीं निकाला जा सकता। तो आंसर में आपको लिखना है या तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या संभव नहीं है, डिफाइन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इंडेफिनेट फॉर्म है, कुछ भी लिख दो वही आंसर होगा। 0 का आंसर 0 मत कर देना, कई बच्चे करके आ चुके हैं, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं। आपको अगर किसी समिश्र संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, तो समझ लीजिए कि z इक्वल टू आपको दे रखा है a प्लस आइटा b, और आपसे कहते हैं कि रूट a प्लस आइटा b निकालो। तो भाई लोगों, इसके निकालने के 2 तरीके, एक तो फॉर्मूला मेथड है, और दूसरा तरीका क्या है, अरे आपको वर्गमूल निकालना है तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका स्क्वायर ही तो क्वेश्चन हुआ। मैं कहूँ कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो ऑप्शन में आप 2 ढूंढोगे। अब मैं ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लूँ कि किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, तो वो भी तो सही है। तो वर्गमूल का यानी स्क्वायर रूट का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एक तरीका तो क्या है कि आप इससे कर लें, किससे, ऑप्शन से। और फिर भी अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो मैंने दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं। याद रखना, बी पॉजिटिव हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला यानी बीच में प्लस का निशान आएगा, और बी अगर नेगेटिव है तो बीच में माइनस का निशान आएगा। ये बात आप समझ लेना। मापांक z प्लस a/2 प्लस आइटा मापांक z माइनस a/2, और अगर b नेगेटिव है तो मापांक z
प्लस a अपॉन 2 माइनस आइटा मापांक z माइनस a अपॉन 2। स्क्वायर रूट आपको लगाना और बाहर प्लस माइनस आएगा ही आएगा क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो इस तरह से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। अब आती है बात वेरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को व्यक्त करने का तरीका, और उसमें सबसे पहले आता है और सबसे इंपॉर्टेंट है आइलर फॉर्म। आइलर फॉर्म क्या होती है भाई लोगों? ई की पावर आइटा थीटा। याद रखना, काफी क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। ई की पावर आइटा थीटा की फॉर्मेट होती है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, ई की पावर आइटा थीटा को अपन क्या लिखते हैं? कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये आइलर फॉर्म कहलाती है। और किसी समिश्र संख्या को अगर आपने को लिखना है तो अपन ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? आर ई की पावर आइटा थीटा को अपन लिख देते हैं कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जहां वेर आर क्या है? मॉड्यूलस ऑफ जेड, यानी जेड का मापांक है, और थीटा यहाँ पर क्या है? टेन इनवर्स बी अपॉन ए, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। तो आपको कोई समिश्र संख्या, सवाल क्या बनेगा कि जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी दे रखा है, आप इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें? आइलर फॉर्म में। ई की पावर आइटा आर ई की पावर आइटा, तो आप आर निकाल लीजिए। आर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? मापांक जेड यानी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा निकालने के लिए क्या लिखोगे? टेन इनवर्स बी अपॉन है। अब आपको आर भी मिल गया और थीटा भी मिल गया, आप इसको इस फॉर्मेट में लिख दीजिए अगर क्वेश्चन में आपसे त्रिकोणमितीय फॉर्मूला पूछा है तो, और अगर आइलर फॉर्म पूछी है तो आप इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। ये कन्वर्ट हो गया, आपका निरूपण हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया किसमें? आइलर फॉर्म में। कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो आर क्या है? मापांक ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड, और थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड। अगला है लॉग। किसी समिश्र संख्या यानी जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी दे रखा है और आपसे कहते लॉग ऑफ ए प्लस आइटा बी निकालो, तो इसका एक सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आइटा टेन इनवर्स बी अपॉन ए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉग ऑफ मॉड्यूलस जेड प्लस आइटा थीटा। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। क्या? लॉग ऑफ आर प्लस आइटा थीटा। आर क्या होता है? मॉड्यूलस जेड, जो कि क्या होगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पावर है वो 1/2 पहले आ जाएगी, और थीटा क्या होता है? टेन इनवर्स बी अपॉन है। इसकी मदद से आप किसी भी समिश्र संख्या का लघु गुणक है वो आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब आता है असमीकाएं। ये 4 असमीकाएं हैं, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी भाई लोगों। मेरे पास इसका कोई तरीका नहीं है, ये आपसे कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। सवाल क्या बोलेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, चारों दे रखे होंगे, कहीं एक में मिस्टेक दे रखी होगी, या कई बार पूछ लेते हैं कौन सा गलत है, तो 4 में से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, तो वो आपको पता करना होगा कि कौन सा गलत है, तो वो आपको याद होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो ये आपके याद करने वाला पॉइंट है, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। अब आती है डी मॉइवर प्रमेय। डी मॉइवर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें 5 थ्योरम लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा। सबसे पहली बात तो कि डी मॉइवर थ्योरम के लिए आपके पास जो फॉर्मेट है वो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा ही होना चाहिए, यानी इसका वास्तविक भाग कोस और काल्पनिक भाग है वो साइन ही होना चाहिए, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। अब इसकी पावर कर दें n, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो पावर n है उसको आपको कोणांक से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कोस ऑफ n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा लिख रखा हो और पावर n हो तो आप लिखेंगे कोस ऑफ n थीटा माइनस साइन ऑफ n थीटा। तीसरा है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर माइनस n हो तो कुछ नहीं करना, कोस ऑफ n थीटा माइनस आइटा साइन n थीटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माइनस n जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कोस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन में जब माइनस n मल्टीप्लाई होगा तो माइनस है वो साइन से पहले आ जाएगा। और चौथा है कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा की पावर माइनस n हो तो ये बनेगा कोस ऑफ n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। क्यों? क्योंकि माइनस n में कोस में कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन साइन में माइनस और बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और लास्ट है कि अगर कोस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, इसी तरह से कोस ऑफ थीटा n प्लस आइटा साइन थीटा n, इस तरीके से आपको फॉर्मेट दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करना, पहले कोस में जितने भी कोणांक है पहले नंबर वाले कोस के साथ लगे हुए हैं उनको जोड़ दो। इस पर बेस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
प्लस आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n। इस फॉर्मूले की मदद से अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन में, तो ये भी आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इकाई के घनमूल और लास्ट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इकाई के घनमूल कैसे निकालते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ कि समझ लीजिए कि आपको इकाई का घनमूल निकालना है, यानी 1 का क्यूब रूट निकालना। उसको अपन ने किसके इक्वल मान लिया, x के। दोनों साइड में क्यूब करें तो x क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाता है 1। मैं 1 को भी इधर ले आऊँ तो -1। अब मैं फैक्टर करूँ, फैक्टर आएगा इसका ये। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। एक तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो क्या आएगा -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -3/2। यानी x के 3 मान आएंगे, एक तो आएगा 1, एक -1 प्लस आइटा रूट 3/2, एक -1 माइनस आइटा रूट 3/2। नॉर्मली अपन इसको लिख देते हैं ओमेगा और इसको लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब आप कहोगे सर इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मैं बता दूं कि दुनिया में यही दो ऐसी अलग अलग संख्याएं हैं जो एक दूसरे का स्क्वायर है। आप घर बैठे हो, आप इसका स्क्वायर करके देखना आपको ये मिलेगा, और आप इसका स्क्वायर करके देखना ये मिलेगा। तो ये केवल एक नोटेशन मात्र है, संकेत मात्र है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बाकी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस आइटा रूट 3/2। अब -1 माइनस आइटा रूट 3/2 भी ओमेगा ले सकते हो, तो ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा -1 प्लस आइटा रूट 3/2। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं स्क्वायर। तो कोई फिक्स नहीं है कि ये ओमेगा ही है, ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, और ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से अपन किसी भी संख्या के क्यूब रूट निकाल सकते हैं। कई बार परेशानी आती है बच्चों के, कई बार पूछ लेते हैं कि 27 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो बच्चे क्या करते हैं आंसर बोलते हैं 3। वो एकदम गलत बोलते हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है। पहले ऑप्शन में 3 दे रखा था, और चौथे ऑप्शन में डी ऑप्शन में क्या दे रखा था 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है वो सही उत्तर था, क्योंकि आप क्यूब रूट निकाल रहे हो। जैसे स्क्वायर रूट निकालते हो तो 2 आंसर आते हैं कि नहीं आते, 2 मूल होते हैं कि नहीं होते। जैसे क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 मूल होते हैं, तो आंसर क्या होगा 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर आप 27 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 8 का निकाल रहे हैं तो 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, और 1 का निकाल रहे हैं तो होगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इनके आपस में भी संबंध है, रिलेशन है, वो अपन समझ लेते हैं। क्या पहला रिलेशन है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का जो सम है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है। 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को, ये जो 1 है, ठीक है, ये -1 प्लस आइटा रूट 3/2 है, और ये -1 माइनस आइटा रूट 3/2। इनको जोड़ के देखिए हमेशा 0 आएगा, इसलिए अपन कह सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, और एक ओमेगा का क्यूब, यानी किसी इकाई के घनमूल का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा भाई। 1 का क्यूब 1 होगा, ओमेगा का क्यूब भी 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब भी 1 होगा। तो याद रखिएगा ओमेगा की पावर 3 हमेशा 1 होती है, या ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हो तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। एक ये प्रॉपर्टी है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इक्वल टू 0 होता है। कब, जब यदि n 3 का मल्टीपल ना हो, मल्टीपल नहीं हो, तब तो आंसर क्या होगा 0। और अगर ये n है वो 3 का मल्टीपल हुआ तो ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, और ये भी 1 बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इकाई के घनमूल निकाल सकते हैं। तो भाई लोगों, ये थी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैंने जितना कॉन्सेप्ट इसके अंदर हो सकता था वो सब डाल दिया है, सब बातें मैंने आपको सिखा दी है। अगले सेशन में अपन इसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।